दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। आज की क्लास करंट अफेयर्स की होगी, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ में टॉपिक का एनालिसिस करेंगे। देखते हैं आज का पहला टॉपिक। यह द हिंदू के एडिटोरियल पेज में आया है, रिवाइविंग सार्क टू डील विथ चाइना। यानी अगर हमें चीन की साम्राज्यवादी नीतियों को रोकना है तो हमें सार्क संगठन को दोबारा से रिवाइव करना होगा, दोबारा से पुनर्जीवित करना होगा। हम समझने की कोशिश करेंगे इसमें कि सार्क संगठन है क्या और कैसे ये चाइना की साम्राज्यवादी नीति को रोकने में कारगर साबित होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखते हैं कि सार्क की फुल फॉर्म क्या है। देखो, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसमें दो बातें निकल कर आई है। सबसे पहली बात कि ये दक्षिणी एशियाई देशों का एक समूह है, और ये दक्षिणी एशिया में कितने देश है? 8 देश। उन 8 देशों का समूह है। दूसरी बात, रीजनल कोऑपरेशन, यानी ये क्षेत्रीय सहयोग की भावना से प्रेरित होकर इस्टेब्लिश किया गया है, गठन इसका किया गया है। तो ये दो बातें ध्यान रखना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि विदेश नीति के कई विशेषज्ञों के द्वारा चीन पर दबाव डालने एवं चीन की विस्तारवादी चुनौती से निपटने के लिए सार्क को पुनर्जीवित करने पर बल दिया जा रहा है। और ये है क्या? यह संगठन आर्थिक और क्षेत्रीय एकीकरण के विकास को बढ़ावा देने हेतु दक्षिण एशिया का एक अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी संगठन का मतलब विभिन्न सरकारों के द्वारा मिलजुल कर इसको स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। और इसमें सदस्य देश कितने हैं? 8। वो 8 कौन कौन से, उसको हम देखते हैं मैप के माध्यम से। यहाँ पर देखो हमारा प्यारा भारत, और इसके पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस साइड में है। और अगर इस साइड की बात करें तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, और इधर मालदीव और इधर श्रीलंका। तो इस तरह से 8 देश इसमें शामिल है। अब आपको एक बात और बताता हूँ मैं। आपने नाम सुना होगा बिमस्टेक का। बिमस्टेक के अंदर 7 सदस्य हैं। उसमें से क्या है कि ये 8 सदस्यों में से 3 तो हट जाएंगे। अफगानिस्तान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है और मालदीव नहीं है। यानी इधर के ये तीनों देश बिमस्टेक में नहीं है। बिमस्टेक में 2 नए सदस्य जुड़ जाते हैं। एक तो यहाँ पर आपको पता होगा म्यांमार है, और यहाँ पर थाईलैंड है। तो म्यांमार और थाईलैंड के जुड़ने के बाद में 7 देशों का जो संगठन बनता है वो है बिमस्टेक, यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये बिमस्टेक की फुल फॉर्म है। वैसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, आप ये ध्यान रख सकते हो कि इसमें 7 सदस्य देश है, और म्यांमार थाईलैंड के जुड़ने के बाद में ये बिमस्टेक बनता है। और सार्क की बात करें तो सार्क में कितने हैं? 8। और 8 में से 3 अगर हटा दे और 2 जोड़ दे तो बन जाता बिमस्टेक। तो ये बात आप ध्यान रखना। अब इससे संबंधित कुछ और बातें जानते हैं। आपको पता है दक्षिण एशिया में चीन अपनी भूमिका यानी अपनी साम्राज्यवादी नीतियों का विस्तार कर रहा है। वो हम देख सकते हैं कुछ तथ्यों के साथ। जैसे पाकिस्तान में है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका एक उदाहरण है। नेपाल में साम्यवादी सरकार है और चीन की कई अन्य योजनाएं चल रही है, जिससे हमें पता लगता है कि चीन अपनी साम्राज्यवादी भूमिका को वहाँ पे बढ़ा रहा है। अभी हम देख भी सकते हैं कि नेपाल ने अपने एक एक्ट के तहत भारत के 3 क्षेत्रों को अपने मानचित्र में दर्शाया है, जिसमें से काला पानी, लिम्पू देहरा जैसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र हैं जो भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखते हैं। इसके अलावा श्रीलंका में हब्बन-टोटा बंदरगाह, जहाँ पर चाइना 99 वर्षों तक लीज लेकर बैठा हुआ है। ये सब चाइना कैसे कर पाता है? उसकी डेट ट्रैप की पॉलिसी है। यानी वो क्या करता है, सबसे पहले ऐसे देशों को जिनको ऋण की आवश्यकता होती है उसको लोन देता है, और बाद में जब वो समय पर नहीं चुका पाते तो उनकी कोई ना कोई भूमि को हथिया लेता है, या फिर अपनी कंपनी को वहाँ पर इस्टेब्लिश कर देता है, या फिर वहाँ पर सैन्य अड्डों का विकास कर लेता है। जैसे जिबूती में देखा गया, जिबूती एक देश है, अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पर चाइना ने लोन दिया, उन्होंने वापस लोन नहीं चुकाए तो वहाँ पर क्या किया, वहाँ पर एक सैन्य अड्डा अपना स्थापित कर लिया। और दूसरी बात, अगर भारत की स्थिति देखें तो दक्षिणी एशिया में भारत की भूमिका अगर हमें दोबारा से बढ़ानी है तो सार्क को पुनर्जीवित करने की बात इस आर्टिकल में कही जा रही है। इन्होंने ये भी कहा है इस आर्टिकल में कि बिमस्टेक का सार्क का विकल्प बनना भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बिमस्टेक का एक तो ये इस्टेब्लिश संगठन नहीं है, मतलब एक स्थायी रूप से इसकी लगातार बैठक भी नहीं होती है, और इसमें वित्त का प्रबंधन भी सही से नहीं हो पाता है। और दूसरी बात, इसमें 2 ऐसे देश है जो आसियान के कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। आसियान यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश 10 है, तो 10 में से 2 देश ऐसे जो इसमें है, म्यांमार और थाईलैंड। तो म्यांमार और थाईलैंड का झुकाव किस साइड है? आसियान की साइड। तो आसियान में जो 2 देश है वो उधर ज़्यादा ध्यान रखते, इधर वो कम ही ध्यान देते हैं। तो इसलिए बिमस्टेक सार्क का विकल्प बनना अभी मुश्किल है। सार्क भी हमने समझ लिया, बिमस्टेक भी हमने समझ लिया, और सार्क कैसे विकल्प बन सकता है, चाइना की साम्राज्यवादी नीति जो बढ़ रही है, वो सब बातें हमने जान ली है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन पीटी में बन सकता है, वो देखते हैं। इसमें हमें पहचान करनी है सत्य कथन की।
पहला कथन, इसकी स्थापना 1985 में बिल्कुल हुई थी, आर्थिक और क्षेत्रीय एकीकरण के विकास हेतु की गई थी। ये ठीक बात है। इस संगठन से जुड़ने वाला अंतिम सदस्य म्यांमार था। हमने चर्चा की थी कि म्यांमार इसका सदस्य नहीं है, ये बिम्स्टेक का सदस्य है, और अंतिम सदस्य इससे जुड़ने वाला है अफगानिस्तान। तो ये गलत हो जाएगा, इसमें है केवल एक, यानी ए ऑप्शन। देखते अगला टॉपिक, ये इंडियन एक्सप्रेस के पेज से लिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस के में बताया गया है कि डीके बसु जजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है और ये कैसे अभी चर्चाओं में है, क्योंकि पिछले हफ्ते तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के संतनकुलम थाने में पिता पुत्र विजयराज और फेनिक्स की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, और उसके बाद कस्टोडियल डेथ की चर्चा विषय बना हुआ है, यानी हिरासत में मौत होना। इस बात के कई एडिटोरियल छपे अखबारों में, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए डीके बसु वर्सेस वेस्ट बंगाल जजमेंट 1996 हमारे एग्जाम में कहाँ यूज आ सकता है। देखो, पहली बात पीटी में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जजमेंट किससे संबंधित है। दूसरी बात, मेंस में अगर कहीं पर भी पुलिस रिफॉर्म की बात आती है या फिर हिरासत में मौत के बारे में आता है तो आपको ये जरूर मेंशन करना होगा। और तीसरी बात, इंटरव्यू में भी अगर मान लो इससे संबंधित कुछ पूछते हैं आपको पुलिस रिफॉर्म के बारे में या हिरासत में मौत के बारे में, तो वहाँ पर भी इसका यूज किया जा सकता है। ये है क्या डीके बसु वर्सेज वेस्ट बंगाल जजमेंट केस, हम देखते हैं। इसमें देखो बात की गई 11 गाइडलाइंस की, यानी ऐसी 11 गाइडलाइंस जिनको पुलिस को फॉलो करना चाहिए अगर वो किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेती है या गिरफ्तार करती है। वो 11 गाइडलाइन यहाँ पर दी गई है। इनमें से हम कुछ देखते हैं। जैसे मान लो कि अगर कोई भी पुलिसकर्मी किसी को भी गिरफ्तार करता है तो उनके पास में नेम प्लेट होनी चाहिए ताकि स्पष्ट उसकी पहचान हो सके कि वो कौन है। दूसरी बात कि उसको ज्ञापन देना होगा, जिसको भी गिरफ्तार की गई है उसको ज्ञापन देना होगा, उसमें समय और तारीख होनी चाहिए कि हम इस समय पर इस तारीख को उसको गिरफ्तार किए हैं। तीसरी बात इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पूछताछ के अंदर या अन्य लॉकअप में अगर हिरासत में किसी भी व्यक्ति को लिया गया तो वो अपने रिश्तेदार, दोस्त या शुभचिंतक को सूचित कर सकता है। इसके अलावा एक बात और है कि 8 से 12 घंटे के भीतर वो सूचित पुलिस के द्वारा किया जाना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहा है तो यानी पुलिस 8 से 12 घंटे के भीतर उसके दोस्त या रिश्तेदार को सूचित करेगी। एक महत्वपूर्ण बात कि गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिए कि वो किसी को गिरफ्तारी के बताए, यानी किसी को भी वो गिरफ्तारी के बारे में बता सकता है, अगर चाहे वो उसका दोस्त भी ना हो या फिर रिश्तेदार भी ना हो। एक इंपॉर्टेंट बात कि एक डायरी को मेंटेन करना होगा, उस डायरी में बताना होगा उस गिरफ्तार व्यक्ति के बारे में और इसके साथ साथ समय और तारीख के बारे में कि कब और किस व्यक्ति ने उसको गिरफ्तार किया है और किस व्यक्ति को किया है, यानी किस पुलिस अधिकारी ने उसको गिरफ्तार किया है और क्यों किया है और उस व्यक्ति का नाम क्या है, पता क्या, वो सब उस डायरी में मेंटेन रखना होगा। इसके अलावा अगर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसका शारीरिक परीक्षण किया जाना चाहिए ताकि पता लग सके कि कहीं उसकी कस्टडी के दौरान उसको कुछ अत्याचार तो नहीं किए गए या फिर उसको चोट तो नहीं पहुंचाई गई, और वो 48 घंटे के भीतर एक योग्य चिकित्सक के द्वारा किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ मजिस्ट्रेट को ये बताना होगा कि एक रिकॉर्ड देना होगा जिसमें वो सब चीज़ें दस्तावेज होंगे और वो सब चीज़ें होंगी जो गिरफ्तारी के दौरान समय, तारीख जो हमने अभी पिछले चर्चा की थी वो सब बातें। और एक वकील को प्राप्त करने का गिरफ्तार व्यक्ति को एक अधिकार होगा। इसके साथ अंतिम बात यह है कि पुलिस नियंत्रण कक्ष होना चाहिए जिसमें सारी जानकारी होनी चाहिए उस गिरफ्तारी से संबंधित, और साथ में जो नियंत्रण कक्ष है उसकी सूचना पट पर उस इन्फॉर्मेशन को मेंशन करना होगा ताकि कोई भी पता लगा सके कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है वो कौन है और उसको क्यों गिरफ्तार किया गया है। इससे संबंधित मैंने आपको बता दिया कि प्रीलिम से बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन बन सकता है कि डीके बसु मामले की गाइडलाइन किस मुद्दे से संबंधित है। तो हमने देख ली पुलिस हिरासत में गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों के संरक्षण हेतु, तो डी ऑप्शन सही है। देखते हैं अगला टॉपिक, ये आज की इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज में मेंशन है। ये कोवैक्सीन से संबंधित है। ये भारत की पहली दवा है जिसको CDSCO ने मानव पर परीक्षण करने की अनुमति दे दी है। सबसे पहली बात, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो इसमें दो बातें हमें जाननी चाहिए। पहली बात है कौन सी मिनिस्ट्री के अधीन आता है, ये परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अधीन है। दूसरी बात, इसका कार्य क्या है, कोई भी दवा, कोई भी वैक्सीन अगर मानव पर परीक्षण करनी है तो इससे अनुमति लेनी अनिवार्य है। तो CDSCO के संदर्भ में हमें दो बातें जाननी है, परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अधीन आती है संस्था। दूसरी बात, मानव पर परीक्षण करने की अनुमति इसके द्वारा दी जाती है। और अभी जो कोवैक्सीन को दी गई है वो भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है और इसको BBIL और NIV के सहयोग से तैयार किया गया है और ये एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का सरल शब्दों में यही है कि इसमें जो वायरस का इस्तेमाल किया गया है वो डेड वायरस है। जैसे आपने बचपन में पोलियो का टीका आपने लगाया होगा तो उसमें एक आता था OPV, यानी वो उसका मतलब होता था कि उसमें ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल का मतलब जीवित वायरस उसमें उपयोग में लिए जाते थे, और इसमें जो वायरस उपयोग में लिए गए वो कौन है, डेड वायरस यानी मृत वायरस। इससे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकता है कि हमें इससे पहचान करनी है सत्य कथन की। पहला कथन देखते हैं,
भारत में किसी भी टीके या दवाई का मनुष्य पर परीक्षण हेतु अनुमति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन CDSO के द्वारा दी जाती है। ठीक बात है। अभी हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी कोवैक्सीन को मानव में परीक्षण की अनुमति मिली है, ये भी ठीक बात है। तो इसमें हो जाएगा 1, 2 दोनों। ये टॉपिक है गिनेंड्रोमॉर्फिज्म से संबंधित, ये हिंदू में आया हुआ है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। चर्चा में क्यों रहा था? केरल में कोल वेटलैंड पर मौजूद ड्रैगन फ्लाई में ये जैविक फिनोमेना देखने को मिला है। यह है क्या? जैसे हमने एक सार्क पढ़ा था तो उसमें हमने क्या जाना, उसकी फुल फॉर्म से हमें पता लगा ये क्या है। सार्क की फुल फॉर्म में 2 बातें जानी थी, एक तो साउथ एशियन कंट्रीज से बिलोंग करता है, दूसरा रीजनल कोऑपरेशन, यानी ये क्यों बनाया गया? क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से। तो वैसे ही हम गिनेंड्रोमॉर्फिज्म के शब्द को जानने की कोशिश करेंगे। इसमें 3 शब्दों पर गौर करते हैं। गिन का मतलब क्या है? वीमेन। एन का मतलब क्या है? मैन। मॉर्फ का मतलब फॉर्म, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब गिनेंड्रोमॉर्फिज्म का फिनोमेना देखने को मिलता है तो उसका मतलब उसमें वीमेन और मैन इन दोनों के फीचर्स मौजूद है। तो जो अभी ड्रैगन फ्लाई में मिला है ये फिनोमेना देखने को, तो उसमें वीमेन और मैन इन दोनों के फीचर्स अवेलेबल है। ये क्यों होता है? क्योंकि जन्म के दौरान जीन में गड़बड़ी होने की वजह से है। इसका इम्पोर्टेंस 2 तरह से है, एक तो विभिन्न बीमारियों की खोज में और दूसरा जेनेटिक डाइवर्सिटी में ये सहयोग करता है। इससे संबंधित बहुत ही सरल क्वेश्चन बन सकता है कि गिनेंड्रोमॉर्फिज्म फिनोमेना की सर्वोत्तम व्याख्या क्या है? तो किसी भी जैविक प्राणी में महिला और पुरुष दोनों की विशेषता दिखाई देना इसकी सबसे सही व्याख्या है। देखते हैं आज का अंतिम टॉपिक, ये ध्रुव चिप के बारे में है। इसको सबसे पहले बताना कि डेवलप किसने किया था। IIT बॉम्बे के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। यह है क्या? स्मार्टफोन और नेविगेशन डिवाइस के माध्यम से देश के भीतर मार्गों और स्थानों की खोज के लिए प्रयोग करना। जैसे मान लो हम अभी स्मार्टफोन में यूज करते हैं, मैप का प्रयोग करते हैं, उससे हमें पता लगता है कि कौन सा रूट कहाँ पे जा रहा है, कौन सी लोकेशन कहाँ पर है। इसी तरह मान लो आप कार चला रहे हो तो कार में एक नेविगेशन डिवाइस होता है, तो उससे आप पता करते हो। तो ये ध्रुव चिप उसी के लिए उपयोग में लाई जाएगी। एक ऐसी छोटी चिप होगी जो हम स्मार्टफोन और नेविगेशन डिवाइस में यूज करके ये सारे कार्य कर सकेंगे। और इसमें IIT बॉम्बे ने किसका सहारा लिया है? भारत के नेविगेशन सैटेलाइट का। आपको पता होगा कि भारत की स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट है और USA की कौन सी है? GPS सैटेलाइट। इन दोनों के सपोर्ट से ध्रुव चिप काम करेगी और ये सभी मौसम परिस्थितियों में सहायक होगी। इसमें वित्त का प्रबंधन कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इससे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि IIT बॉम्बे के द्वारा विकसित ध्रुव चिप का कार्य क्या होगा? तो ये बी ऑप्शन ठीक है, स्मार्टफोन नेविगेशन डिवाइस के माध्यम से देश के भीतर मार्गों एवं स्थानों की खोज के लिए प्रयोग करना। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।